नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों के पहले दौर की वार्ता संपन्न। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों को भारत ने पक्षपातपूर्ण और आधारहीन बताया। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज मनाया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संस्थानों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ वार्ता में सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की जानकारी दी। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास और ईगा श्वांतेक सिंगल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज हैदराबाद में शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 340 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सवेरे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। पार्टी के प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में और मजबूत करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया है। पार्टी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आवास योजना और देश में महिलाओं के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों की सराहना की है। अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी प्रशासनिक योजनाओं का, सामाजिक उत्थान के उनके राष्ट्रवादी सोच का और इस अमृत काल में सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का विशेष रूप से अभिनंदन किया। श्रीमती ईरानी ने कहा कि अध्यक्षीय भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की गई है, जिन्होंने हाल के चुनावों में पार्टी की जीत के लिए प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केरल, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनौतियों के बावजूद अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा की गई आलोचना के बारे में श्रीमती ईरानी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संवैधानिक गरिमा और मर्यादा को भंग किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तारक रामाराव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ राजनीति को सेवा के रूप में लेते हैं। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहाँ पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा। हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में, किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हैदराबाद में 18 वर्ष बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कल शाम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है और इसी उद्देश्य को लेकर सभी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने इतने व्यापक स्तर पर लोक कल्याण के लिए कदम नहीं उठाया। देश में 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेवा भाव से काम किया, शासन के नए आयाम स्थापित किए और गरीबों के कल्याण में सबसे आगे रहे। देश भर के सभी राज्यों में कुल मिलाकर देखा जाए 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों के बना कर दिए, 45 करोड़ बैंक खाते खोले हैं, हर घर को बिजली देने का काम किया है, मुफ्त में वैक्सीन 198 करोड़ लगाने का काम किया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 28 महीने देने का काम दुनिया में एक देश ने, भारत में मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, हर घर को नल से जल देने का काम भी हमने शुरू किया और 9 करोड़ लोगों को दिया। गृह मंत्रालय ने अमरावती के उमेश कोल्हे की जघन्य हत्या की जांच का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दिया है। कोल्हे की पिछले महीने की 21 तारीख को हत्या कर दी गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि हत्या के पीछे षड्यंत्र, इसमें शामिल संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी बारीकी से जांच की जाएगी। इस बीच इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक टीम अमरावती पहुंच गई है। पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने बताया कि इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाहगार है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल मुंबई में शुरू होगा। गोवा में मौजूद 38 विधायक आज शाम मुंबई लौट रहे हैं। कल विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर और महाविकास अघाड़ी के राजन साल्वी के बीच मुकाबला होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोवा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी विधायक मुंबई लौटकर एक बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष चुनाव के लिए सभी विधायक कल विधानसभा में मौजूद रहेंगे। कल होने वाले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले शिवसेना ने आज व्हिप जारी किया और अपने सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को वोट देने के लिए कहा है। इस बीच एकनाथ शिंदे के शिवसेना से निष्कासन पर टिप्पणी करते हुए शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने आपत्ति जताई और कहा कि वे इस मामले पर कानूनी सहारा लेने की तलाश कर रहे हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के जरिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में भारत के फार्मा विजन 2047 पर एक समारोह में उन्होंने फार्मा उद्योग को स्थिरता प्रदान करने वाली दीर्घकालिक नीतियों के महत्व का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने कहा कि सरकारी नीतियां हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तय की जाती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों के पहले दौर की वार्ता संपन्न। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों को भारत ने पक्षपातपूर्ण और आधारहीन बताया। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज मनाया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संस्थानों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ वार्ता में सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की जानकारी दी। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास और ईगा श्वांतेक सिंगल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने कल नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता की। वार्ता के दौरान मुक्त व्यापार समझौते की 18 नीतियों पर 52 सत्र आयोजित किए गए। निवेश सुरक्षा और अन्य विषयों पर 7 सत्र आयोजित किए गए। दूसरे दौर की वार्ता अगले वर्ष सितंबर में ब्रसेल्स में आयोजित की जाएगी। मौजूदा दौर की वार्ता की शुरुआत वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने पिछले महीने ब्रसेल्स में की थी। यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौते से भारत का निर्यात और बढ़ेगा। विदेश मंत्रालय ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के भारत पर की गई टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण और गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये टिप्पणियां भारत और इसके संवैधानिक ढांचे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में समझ की गंभीर कमी को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि आयोग सोची समझी रणनीति के तहत अपने बयानों और रिपोर्टों में लगातार गलत तथ्य पेश कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से संगठन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आज पुद्दुचेरी का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, सत्ताधारी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक तथा निर्दलीय विधायकों से भेंट की। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के आज तेलंगाना के बेगमपेट हवाई अड्डा पहुंचने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस और कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्य के कई मंत्रियों ने भी उनका स्वागत किया। श्री सिन्हा ने टीआरएस के सांसदों और विधायकों से बातचीत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका की संयुक्त पहल सोलर डेकेथलॉन इंडिया पुरस्कार समारोह में उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने भवन निर्माण उद्यम तथा शिक्षाविदों से भारत की जलवायु के अनुकूल अभिनव और किफायती तकनीकी खोजने का आग्रह किया। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज मनाया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम है। श्री शाह ने आज 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर लोगों को बधाई दी।
उन्होंने देश में सहकारिता के विचार को मजबूत करने वाले सभी महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। अहमदाबाद नगर निगम और रेल की इन परियोजनाओं पर 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। श्री शाह ने चंदलोदिया कोडियार रेलवे अंडर ब्रिज का उद्घाटन भी किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गुजरात में रेल सुविधाओं का विकास हुआ है। श्री शाह ने अहमदाबाद के हेबतपुर में 1 लाख पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया। नीति आयोग ने आज कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न योजनाओं तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संग्रह का विमोचन किया। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि संग्रह में आयुष के संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड के खिलाफ संघर्ष में देश को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीके और जानकारियां दी गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 वर्ष के लिए होगी। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवा निधि पैकेज के अधिकारी होंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का एक हिस्सा होगी। ये सभी प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष सरकारी लाभ प्रदान करेगी। पहले कंपनियां प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं। मंत्रालय ने कहा कि डीबीटी योजना के शुभारंभ के साथ सरकार प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे अंतरित करेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल की सराहना की है। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष समारोह के अवसर पर भारतीय सेना और वायुसेना एक साथ दिल्ली से द्रास तक आज से ऐतिहासिक साइकिलिंग अभियान शुरू कर रही है। इस टीम में 20 सैनिक और वायु सैनिक होंगे, जिनका नेतृत्व सशस्त्र सैन्य बल और वायुसेना की 2 प्रतिभाशाली महिला अधिकारी करेंगी। अभियान को आज सुबह नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से रवाना किया गया। ये दल साइकिल से 24 दिन में 1600 किलोमीटर तय करेगा। ये अभियान इस माह की 26 तारीख को करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों का सम्मान करने के साथ द्रास के करगिल में समर स्मारक पर संपन्न हो जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए। तब वे यरवड़ा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइज ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ
जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय यूसुफ अली को नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बख्त खान 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फरजंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जलसाए फौजी कहते थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली में अनेक ठिकानों से अंग्रेजों को उखाड़ने में सफलता पाई, लेकिन 25 अगस्त 1857 को नजफगढ़ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों के कब्जे के बाद बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन लखनऊ और रोहिलखंड में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। इस महान स्वाधीनता सेनानी बख्त खान को हमारा शत-शत नमन। हम शहीद सावन को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात से भाग लिया था। सावन ने अंग्रेजों की क्रूरता के विरोध में आवाज उठाई और अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह तथा कंपनी शासन से विद्रोह करने के आरोप लगाए। इसके लिए सावन को बेड़ियों में जकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप समूह में 2 जुलाई 1859 को कैद में ही उनका निधन हो गया। भारत मां के इस महान सपूत शहीद सावन को हमारा शत-शत नमन। आज हम शहीद दोधई, भगवान और सहदेव का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। इन वीरों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा थाने की ब्रिटिश पुलिस ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। जब पुलिस की गोली खत्म हो गई तो गोलीबारी से क्रोधित भीड़ को देखकर पुलिस पीछे हट गई और थाने में जाकर छुप गई। कुछ घायल सत्याग्रहियों ने थाने की इमारत पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इसके कारण थाने के अंदर सभी 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। दोधई, भगवान और सहदेव आरोपियों में शामिल थे। उन्हें चौरी चौरा की घटना में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई। आकाशवाणी की ओर से भारत मां के इन महान सपूतों दोधई, भगवान और सहदेव को हमारा शत-शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। मणिपुर में नोनी जिले में भूस्खलन की घटना में 13 शव मिलने के साथ ही मृतकों की संख्या 34 हो गई है। बुधवार को हुई घटना में प्रादेशिक सेना के 43 जवानों सहित 80 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन दल, असम राइफल्स और सेना सहित विभिन्न एजेंसियों के 400 से अधिक कार्मिक बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। बर्मिंघम में भारत के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 3 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड अभी भी भारत से 356 रन पीछे है। भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 146 और जडेजा ने 104 रन बनाए। इस बीच कप्तान जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बुमराह ने 16 गेंद में 31 रन बनाए। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में आज राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास और ईगा स्वांतेक चुनौती पेश करेंगे। नडाल अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए इटली के लोरेंजो सोनेगो के साथ खेलेंगे। सित्सिपास का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वांतेक फ्रांस की अलिजे कार्नेट के साथ मुकाबला करेंगी। महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत को पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। भारत पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। आकाशवाणी श्रीनगर ने बालतल आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। आकाशवाणी ने बालतल में एफएम ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो बनाया है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक विशेष प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर दुनिया भर में सुना जा सकता है। ये एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच पर भी उपलब्ध है। ये रक्षाबंधन के पर्व तक जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों के पहले दौर की वार्ता संपन्न। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों को भारत ने पक्षपातपूर्ण और आधारहीन बताया। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज मनाया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संस्थानों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ वार्ता में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की जानकारी दी। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली।
और विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल, स्टेफनोस सित्सिपास और ईगा श्वांतेक सिंगल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।